नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में, जो कि लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में, जो कि 40 नंबर का उसका वेटेज है पूरा। तो आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हुई है तो प्लेलिस्ट में जाके इसको देखिए। इससे पहले की सभी वीडियोस वहाँ पर है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ऐड हो जाइए। तो आइए पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। प्राचीन काल की भारत की शिक्षा नीति की अगर बात की जाए तो उस समय पे गुरुकुल व्यवस्था चलती थी, जिसमें शिक्षा के दो स्तर थे। एक थी प्रारंभिक और उच्च प्रकार की शिक्षा, और उपनयन संस्कार, जो भी संस्कार हमारे गुरुकुलों में होते थे वो तो पहले की बात थी। और अगर इसमें बात की जाए प्रेजेंट टाइम की, तो कुछ वर्षों पहले शिक्षा प्रणाली पर सर्वप्रथम 1882 में हंटर कमीशन ने विचार किया। उसने शिक्षा के अनेक चरण प्रस्तावित किए। उस समय 10 वर्ष की एंट्रेंस, 2 वर्ष की एफ जो कि फाउंडेशन रेगुलर कोर्स, और 2 वर्ष की स्नातक और 2 वर्ष की परा स्नातक यानी स्नातकोत्तर प्रणाली प्रचलित थी। 10 वर्ष की शिक्षा विद्यालयों में, शेष शिक्षा विश्वविद्यालयों में की जाती थी। 1917 से 1919 में शेल्डर कमीशन ने अनुभव किया कि शिक्षा की प्रकृति में परिवर्तन लाना आवश्यक है। अतः उसने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित की तथा विद्यालयी शिक्षा के लिए पृथक बोर्ड गठित करने की सिफारिश की थी शेल्डर कमीशन ने। 10 वर्ष की हाई स्कूल, 2 वर्ष की इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के अधीन कर तथा 3 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत रखने का आग्रह शेल्डर कमीशन ने किया था। सन 1948-49 में राधाकृष्णन कमीशन ने भी 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू करने की सिफारिश की तथा माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर गठित करने की सिफारिश की थी। अगर आपने राधाकृष्णन कमीशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जल्दी से देख लीजिए। सन 1952-53 में मुदालियर कमीशन ने 8+3+3 शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित की। 8 वर्ष की प्राथमिक, जिसमें 3 वर्ष की हाई स्कूल एवं 3 वर्ष की स्नातक व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया था। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने पर बल दिया था मुदालियर कमीशन ने। सन 1960 में योजना आयोग ने 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा तथा 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा पर बल दिया। 1961 में कुलपतियों के अधिवेशन में भी यही तथ्य दोहराया गया। सन 1962 की अगर बात की जाए तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने भी इसी संकल्प को दोहराया एवं कोठारी कमीशन ने भी यही सिफारिश की, और अंत में सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई। तो ये 10+2+3 जो शिक्षा व्यवस्था थी 1986 से लागू हुई है। तो स्टूडेंट, अगर आपको जो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसको प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का अर्थ, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 के अंतर्गत कक्षा 1 से 10 तक की प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, यह शिक्षा 6 से 16 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जा सकती है। +2 के अंतर्गत 11 व 12 कक्षाओं की शिक्षा ली जाती है। इन 2 वर्षों में सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वह शिक्षा 16 से 18 वर्ष की आयु तक चलेगी। और +3 में 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात 3 वर्षीय उच्च शिक्षा की प्रथम उपाधि यानी स्नातक उपाधि हेतु निर्धारित अवधि होगी। इस अवधि में शिक्षार्थी को सामान्य एवं विशेष दोनों में किसी भी शिक्षा के विषयों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह शिक्षा 18 से 21 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जा सकती है। तो 10+2+3 ये फॉर्मूला आपको पता ही है। सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में 3 वर्ष का डिग्री स्नातक पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें 1986 वाली पॉलिसी में आई हुई थी। और अगर इसके विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन कैसे किया था, तो पूरी बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की अगर बात की जाए तो बालकों की राष्ट्रीय नीति छोटे बच्चों की शिक्षा को निवेश मानना, विशेष रूप से उन बच्चों को जो ऐसी जनसंख्या से आते हैं जिनमें पहली पीढ़ी के छात्रों की संख्या अधिकतम होती है। तो इन्होंने पूरी बाल्यावस्था शिक्षा के ऊपर भी काफ़ी जोर दिया था। बाल विकास की महत्वपूर्ण प्रकृति को पहचानते हुए पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक एवं संवेगात्मक
आदि अर्थात पूर्व बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा ECCE बाल विकास सेवा कार्यक्रम में उच्च स्थान दिया जाएगा। दिवस सेवा केंद्रों डे केयर सेंटर को सहयोगी सेवा के रूप में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आरंभ किया जाएगा। इससे निर्धन परिवारों की लड़कियां जिन्हें अपने भाई बहन को संभालना पड़ता है को विद्यालय जाने के अवसर प्राप्त होंगे। तो ECCE लागू किया था 1986 वाली पॉलिसी में। इसके तहत जो कार्यक्रम बाल अभिभावित यानी चाइल्ड ओरिएंटेड होंगे। ये खेल तथा बालकों की व्यक्तिगता पर केंद्रित होंगे। इस अवस्था में पढ़ने लिखने तथा गिनने 3 आवर्स तथा औपचारिक शिक्षा को आरंभ नहीं किया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय का पूरा सहयोग लिया जाएगा। ECCE में बालक पोषण तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा को समेकित किया जाएगा। यह एक ओर बालकों को विकसित करेगा तो दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्हें तैयार करेगा। तो प्राथमिक शिक्षा से पहले जो प्री प्राइमरी की बात 1986 की पॉलिसी करती है, जिसमें बच्चे स्कूल आने के लिए पहले से कुछ हद तक तैयार रहते हैं। ऐसा करने से उन्हें सीखने में और मदद मिलेगी। यह तैयारी सामान्य रूप से मानव संसाधन विकास के लिए होगी। इस अवस्था के सातत्य में विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी शक्तिशाली बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद प्राइमरी शिक्षा की बात की जाए तो सार्वभौम प्रवेश एवं सार्वभौम प्रतिधारण यानी रिटेंशन 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा में वंचित मात्रा में गुणात्मक सुधार प्राइमरी स्तर पर किया जाएगा। बाल केंद्रित अभिगमन बालक की आवश्यकताओं पर सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करने वाला प्रोत्साहित स्वागत योग्य एवं तरोताज़ा अभिगमन यह है कि बालकों को विद्यालय में जाने और सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित क्रिया आधारित कार्यक्रम शिक्षा हेतु अपनाना चाहिए। पहली पीढ़ी के सीखने वालों को अपनी गति का निर्धारण सहायक निदानात्मक सामग्री द्वारा स्वयं करना चाहिए। बालक के विकास के साथ साथ ज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि की जाएगी और अभ्यास के द्वारा कौशलों का संगठन किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर अनुत्तीर्ण करने की नीति नहीं अपनाई जाएगी। तो प्राथमिक स्तर पर उस टाइम पर अनुत्तीर्ण करने की नीति नहीं अपनाई गई थी। 1986 की पॉलिसी में ऐसा कहा गया है। मूल्यांकन को यथासंभव औसत पर आधारित नहीं रखा जाएगा। शिक्षा प्रणाली से शारीरिक दंड पूर्णतः समाप्त किया जाएगा। बालकों को सुविधा के अनुसार अवकाश तथा विद्यालय समय का समायोजन किया जाएगा। तो ये सभी प्राइमरी एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट 1986 की पॉलिसी में बताए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं विद्यालयी सुविधाएं की अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होना चाहिए। 2 बड़े कमरों, सभी मौसम में उपयोगी खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, चार्ट्स एवं अन्य शैक्षिक सामग्री तथा आवश्यक सुविधाएं प्राथमिक विद्यालयों में दी जाएगी, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में और मदद मिली। यथासंभव एक विद्यालय में 2 शिक्षक होंगे जिनमें एक महिला होगी। छात्रों की संख्या बढ़ाने पर प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक की आवश्यकता व्यवस्था की जाएगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कि 1986 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नामक एक प्रतीकात्मक आंदोलन देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों के विकास हेतु चलाया जाएगा, जिसमें सरकार, स्थानीय निकाय, स्वैच्छिक संस्थाएं तथा व्यक्ति पूरी तरह से संलग्न होंगे। NREP तथा ARL-EGP फंड का प्राथमिक उपयोग विद्यालय भवनों का निर्माण करना है। अनौपचारिक शिक्षा की बात की जाए तो अनुत्तीर्ण बालक या फिर जो रोज स्कूल नहीं आ पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के वातावरण को विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लिया जाएगा। समुदाय में योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन शिक्षक के रूप में किया जाएगा। उनके प्रशिक्षण का पूरा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। योग्यताओं की अनौपचारिकता को शिक्षा का प्रभाव में लाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा में गुणात्मक अंतर न हो। राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। यह पाठ्यक्रम छात्र की आवश्यकता तथा स्थानीय वातावरण के अनुसार होगा। उच्च कोटि की शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाएगा और उसे छात्रों को निःशुल्क दिया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सहभागी अधिगम जैसे वातावरण जैसे खेलकूद,
सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण आदि प्रदान करेंगे, जो कि शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अनौपचारिक शिक्षा का अधिकांश कार्यक्रम स्वैच्छिक संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। इन संस्थाओं को पर्याप्त धन समय पर उपलब्ध किया जाएगा। सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए संपूर्ण दायित्व वहन करेगी। तो 1986 की पॉलिसी में स्टूडेंट्स के लिए इतने सारे प्रस्ताव किए गए थे। नई शिक्षा नीति समय से पूर्व विद्यालय छोड़ देने वाले बालकों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देगी। सरकार इस कार्य को युद्ध स्तर पर सूक्ष्म नियोजन द्वारा देश के मूल आधार से आरंभ करेगी और यह देखेगी कि विद्यालय में बालक रहें। यह कार्य अनौपचारिक शिक्षा के तंत्र द्वारा समेकित होगा। यह ध्यान रखा जाएगा कि 1990 तक जो बालक 17 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे उन्हें 5 वर्ष की विद्यालय शिक्षा या उसके समानांतर अनौपचारिक प्रवाह में शिक्षा प्रदान की जाएगी। 1995 तक 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य सार्वभौम शिक्षा प्रदान की जाएगी। फिर माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए तो विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में छात्रों की विभिन्न भूमिकाओं को अभिव्यक्त करती है। यही वह उचित अवस्था है जिसमें इतिहास को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जाए, नागरिक के रूप में संवैधानिक अधिकार बच्चों को समझाए जाए, आंतरिक स्वास्थ्य कार्यों के सचेतन प्रयास, लोकाचार, मूल्य, संगुणित संस्कृति को उचित पाठ्यक्रम के अंतर्गत लाया जाए। विशेष संस्थाओं के द्वारा व्यवसायीकरण करके माध्यमिक शिक्षा का पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा, जिससे आर्थिक विकास के लिए मानव शक्ति प्राप्त हो सके। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार अछूते क्षेत्रों में किया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में मुख्य बल एकीकरण कर दिया जाएगा, जिससे कि शिक्षा के प्रगति में मदद मिले। प्रगतिमूलक विद्यालय की अगर बात की जाए तो सार्वभौम रूप से यह स्वीकार किया गया है कि विशेष प्रतिभा या रुझान वाले बालकों को तीव्र गति के लिए उत्तम शिक्षा बिना आर्थिक भार के प्रदान की जाए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। प्रगतिमूल यानी पेस सेटिंग स्कूल्स में जो इस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे की स्थापना निश्चित ढांचे के अनुसार देश भर में स्थापित किए जाएंगे। इनमें आविष्कार तथा प्रयोगों की पूरी सुविधा होगी। तो 1986 के इम्पोर्टेंट पॉइंट ये थे जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदु। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देखने वाले हैं। शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया। इस नीति के तहत शिक्षा की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई। इस नीति के भाग 11 में कहा गया कि केंद्र अपने बजट में शिक्षा पर 6% खर्च का प्रावधान करेगा, साथ ही प्रत्येक स्तर पर जन सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। तो ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितना % बजट केंद्र खर्च करेगा, तो वो है 6%। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू होगी। ये 1986 की पॉलिसी में कहा गया है, जो कि अब और 2020 की पॉलिसी में चेंज हो चुका है। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा पूरे देश के लिए समान होगी। इसके लिए एक आधारभूत पाठ्यचर्या कोर कैरिकुलम स्थापित की जाएगी। +2 पर प्रतिभाशाली छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा और सामान्य छात्राओं को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। और यह प्रयत्न किया जाएगा कि 1995 तक इस व्यावसायिक वर्ग में 25% छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर लें। इस शिक्षा नीति में सांस्कृतिक संरक्षण एवं आधुनिकीकरण में समन्वय पर बल दिया जाएगा। शिक्षा के सभी स्तर पर एक तरफ सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा और दूसरी तरफ गणित, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोग की शिक्षा पर बल दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी पर भी काफ़ी बल इसमें दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की बात करती है। शिशुओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान देने, उनके भोजन, वस्त्र, सफाई और पर्यावरण पर ध्यान देने, उनके खेलकूद एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था करने की बात यह पॉलिसी करती है। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाएगा। अभी 90% बच्चों को 1 किलोमीटर की 90% बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराया जाएगा। शेष 10% को 1990 तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फिर इसमें कहता है कि 1995 तक 11 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों को भी
उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ कर दी जाएगी, ऐसा इस पॉलिसी में बताया गया था। उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा का स्तर बनाए रखने का उत्तरदायित्व यूजीसी का होगा। उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ करने के लिए खुले विश्वविद्यालयों यानी ओपन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जाएगी। तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ की जो स्थापना का दायित्व लिया था वो 1986 की पॉलिसी में बताया गया था, ओपन यूनिवर्सिटीज़ को खोलने के बारे में। शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाने एवं सेवा शर्तों को आकर्षक बनाने की बात की। इस पॉलिसी में सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की स्थापना की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के विस्तार की बात इस आयोग ने की थी। प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के लिए शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करने की बात की। शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग निश्चित करने की बात इस पॉलिसी में की गई थी। फिर आगे देखते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता पर जोर देते हुए शैक्षिक विषमताओं को दूर करने की बात की है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और प्रौढ़ की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। मामूली विकलांग बच्चे सामान्यतः बच्चों के साथ पढ़ेंगे। गूंगे, बहरे, अंधे और मंदबुद्धि बालकों के लिए अलग अलग स्कूल खोले जाएंगे। तो ऐसा इस पॉलिसी में कहा गया था। विकलांग बच्चों को कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की बात यह पॉलिसी करता है। सभी प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में भेद न करने की बात की और महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाने, बाहरी मूल्यांकन को अधिक महत्व देने, परीक्षाओं को वैध और विश्वसनीय बनाने, श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम लागू करने की बात यही पॉलिसी करती है। यानी ग्रेडिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो 1986 की पॉलिसी ने इसकी शुरुआत की थी। ग्रामीण भारत में ज़मीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल इसी पॉलिसी में शुरू करने के लिए कहा गया था, ग्रामीण विश्वविद्यालय को। फिर इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी। पर केंद्र सरकार ने 3 वर्ष बाद यानी 1990 में ही इसकी समीक्षा हेतु राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 का गठन कर दिया। यानी 5 साल के बाद करना था और 3 साल में ही इसका गठन कर दिया। तो इस समिति को आप याद रखिए। इस समिति ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पर विचार भी शुरू नहीं किया था कि सरकार ने 1992 में इस नीति के क्रियान्वयन एवं परिणामों की समीक्षा हेतु जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन कर दिया। तो यानी समीक्षा के लिए पहली समिति बनी थी राममूर्ति और उसके बाद जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कर दिया गया। इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन कर दिए और इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से प्रकाशित किया। इसका जो नया लेख प्रकाशित किया गया वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विथ मॉडिफिकेशन अंडरटेकन इन 1992 के नाम से प्रकाशित किया। कुछ लोग इसे ही भूल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कहने लगते हैं। तो ये कोई नई शिक्षा नीति नहीं थी 92 वाली, जबकि ये 86 को ही मॉडिफिकेशन किया गया था। सरकार ने इसी वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन में भी कुछ परिवर्तन किए। इस परिवर्तित कार्य योजना को ही प्लान ऑफ एक्शन 1992 कहा जाता है। यानी प्लान ऑफ एक्शन 1992 1986 वाली पॉलिसी के लिए ही बनाया गया था। तो दोस्तों ये थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कृपया बताइए और
जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।